सो सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे फर्स्ट अपना है ट्रीटमेंट ऑफ ईसोफेगियल कैंसर। यदि एसोफेगस में यदि कैंसर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट का क्या सीन है। सो ट्रीटमेंट देखो बहुत सिंपल है। यदि बीच में मिडल ऑफ द एसोफेगस में यदि कैंसर हो जाए तो जहाँ पे कैंसर है उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर, उसके नीचे 10 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देना है। उतना पूरा एसोफेगस इतना पूरा काट के निकाल लेना है और स्टमक से इसको जोड़ देना है ना। प्रॉक्सिमल भी 10 सेंटीमीटर, डिस्टल भी 10 सेंटीमीटर। यदि इसोफेगल कैंसर लोअर ओसोफेगस में है तो इसमें क्या करना है, ऊपर से तो 10 सेंटीमीटर काट लो पूरा ओसोफेगस, लेकिन नीचे तो स्टमक आ जा रहा है, 10 सेंटीमीटर तो ओसोफेगस बचा ही नहीं, तो स्टमक का 5 सेंटीमीटर काट दो। ठीक है, ओके। और अपना देखो एक होता है मैक्रियंस एंड आइवर लिविस ऑपरेशन में हम 2 इंसिजन देते हैं। देर आर 2 इंसिजन गिवन, वन ऑन एब्डोमेन, वन इन द थोरेक्स। लेकिन मैक्रियंस में क्या देते हैं, 1 इन द एब्डोमेन, 1 इन द थोरेक्स एंड 1 इन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। ये होता है तीसरा इंसिजन। मैक्रियंस कहाँ पे करते हैं हम, मिडल वाले में। आइवर लिविस कहाँ पे करते हैं हम सॉरी, आइवर लिविस हम करते हैं मिडल वाले में। मिडल एसोफेगल कैंसर हो जाए तो वहाँ पे आइवर लिविस। मैक्रियंस कहाँ करते हैं, अपर एसोफेगल कैंसर में। यदि किसी को ऊपर एसोफेगस के यहाँ पे यदि कैंसर हो जाए तो सीधी सी बात है, यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल इंसिजन दे दिया, थोरेसिक इंसिजन दे दिया है, यहाँ पे नेक हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। ये 3 इंसिजन मैक्रियंस में दे देंगे हम। विद दिस सर्जरी यू ऑल्सो एड कीमो, FLOT, ये सारे कैंसर ड्रग्स है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर में देखो, एक तो होगा ये ऐसे तरह के कैंसर हो गए जो कि कहाँ पे, कोलन में। और मोस्टली जो असेंडिंग कोलन होता है उसके अंदर ऐसे एक्सोफाइटिक ट्यूमर दिखते हैं हमको, और ये एक्सोफाइटिक ट्यूमर ब्लीड करते हैं, यहाँ से ब्लड आता है। तो यदि किसी को ये वाले जो ट्यूमर होते हैं ना, उनसे असेंडिंग नहीं तो ट्रांसवर्स कोलन वाले जो ट्यूमर होते हैं ये ब्लीड करते हैं, तो पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आता है। लेकिन जो डिसेंडिंग कोलन के अंदर जो कैंसर है ये मतलब स्लाइटली पेनिट्रेटिंग ट्यूमर होते हैं, थोड़े से अंदर इंटेस्टाइन के अंदर घुसते रहते धीरे धीरे, तो ये ब्लीड नहीं करते। एक्चुअल में ये ब्लीड नहीं करते, ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज करते हैं। यहाँ पे फूड मटेरियल जमा होता है, बाहर आ नहीं पाता है, तो इसकी वजह से वो अपने बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ये सब हो जाते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, और ये वाले ट्यूमर क्या करवाते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन के साथ आते हैं। सो देखो, यदि कैंसर यहाँ पे है असेंडिंग कोलन में, तो हम क्या करेंगे, इतना सा कोलन काट देंगे। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर इन असेंडिंग कोलन वी डू राइट हेमिकोलेक्टोमी, इसको बोलते हैं राइट हेमिकोलेक्टोमी। लेकिन ये ट्यूमर ट्रांसवर्स कोलन में तो क्या करेंगे, फॉर कैंसर इन ट्रांसवर्स कोलन वी डू एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी। मतलब एक्सटेंडेड पे ध्यान देना है, एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी। राइट वाला ये हो गया, एक्सटेंडेड ये हो गया, इतना पूरा काट के निकाल देंगे यदि ट्रांसवर्स में निकला तो। सेम यदि कैंसर यहाँ पे निकला तो ये क्या है, दिस इज डिसेंडिंग कोलन। यदि यहाँ पे निकला तो इतना पूरा काट के निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, रेडिकल लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी, इजी। नेक्स्ट, यदि कैंसर रेक्टम में रहा तो क्या करेंगे, रेक्टम में वो भी इस पिंचर के पास में रहा तो क्या करेंगे। सो फॉर रेक्टल कैंसर क्लोज टू स्पिंचर वी डू एब्डोमिनो पेरिनियल डिसेक्शन। मतलब इतना पूरा रेक्टम काट देंगे और इसको जाके एब्डोमिनल वॉल पे जोड़ देंगे, हार्ट्समैन प्रोसीजर कर देंगे। मतलब ये क्या हो गया, एब्डोमिनो पेरिनियल डिसेक्शन। ये पूरा काट के निकाल देंगे और कोलन को लाके एब्डोमेन पे जोड़ देंगे। आफ्टर दिस वी डू कोलोनोस्टोमी ऑन एब्डोमिनल वॉल। ओके, डन। फिर जो एनल कैंसर होता है, एनल कैंसर ये कौन से हो गए, कोलोरेक्टल कैंसर। एनल कैंसर में कीमो रेडिएशन देते हैं, जिसको नेग्रोज रिजिम बोलते हैं, इतना याद रखना है। अकेलेजिया कार्डिया में क्या होता है, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर
एंड इनइफेक्टिव एसोफेगियल पेरिस्टालसिस होता है, मतलब पेरिस्टालसिस इनइफेक्टिव होते हैं, उसमें होते ही नहीं ऑलमोस्ट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हेलर्स मायोटोमी विथ डोर फंडोप्लाइकेशन 180 डिग्री एंटीरियरली, ओके। और एक और नया मेथड है, वो भी कर सकते हैं, न्यू मेथड, उसका नाम क्या है, पोएम। पोएम पढ़ना नहीं है वहाँ पे, पोएम करना है। क्या है, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। फॉर इन्वेस्टिगेशन वी हैव सिएटल प्रोटोकॉल। GERD के इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास है सिएटल प्रोटोकॉल। इसमें हमें देखना है कहीं बैरेट एसोफेगस का कंडीशन, बैरेट एसोफेगस तो नहीं हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेक बायोप्सी फ्रॉम 4 क्वाड्रेंट्स, मतलब यदि ये एसोफेगस है तो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट से बायोप्सी लेना है एट 2 सेंटीमीटर, मतलब यदि ये एसोफेगस है, हाँ, यहाँ से हमने एक बार लिया तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से लेना है, 2 सेंटीमीटर नीचे से भी लेना है, और 4 क्वाड्रेंट से, मतलब टोटल 12 हो जाएंगे ना, क्योंकि 3 4 3 12, 12। नेक्स्ट है अपना पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब इसमें ऐसा क्या खास आ गया है, तो देखो स्टमक में यदि पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है ना, सो इट कॉज इज, तो उसका कॉज क्या होता है, उसका कॉज होता है ब्रीच इन प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब पेप्टिक अल्सर यदि स्टमक में है तो एसिड की वजह से नहीं होता, वो होता है यदि प्रोटेक्टिव लेयर जो रहते हैं ना, पेप्टिडो अपना प्रोस्टाग्लैंडिन के जो लेयर होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर में कमी होने की वजह से होता है स्टमक में। लेकिन ड्यूडेनल में जो पेप्टिक अल्सर होता है वो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एसिड, मतलब स्टमक में यदि ज़्यादा एसिड बनता है ना तो स्टमक में अल्सर नहीं होता, उसकी वजह से ड्यूडेनम में अल्सर होता है। स्टमक में अल्सर क्यों होगा, यदि प्रोटेक्टिव लेयर जो उसके अंदर की म्यूकोजल, थिक म्यूकोजल लाइनिंग में यदि डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो स्टमक में कैंसर होता है। सो फॉर ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर डिजीज वी डू वेगोटॉमी और टू लोअर द एसिड, मतलब वेगोटॉमी कर देंगे तो वेगस नर्व ही क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करवाती है, तो HCl सिक्रेशन नहीं होगा। तो यदि ड्यूडेनल अल्सर है, ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर है, तो उसमें हम लोग वेगोटॉमी करते हैं, वो भी कौन सा, हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी, हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। फिर फॉर गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, फॉर गैस्ट्रिक यदि स्टमक में हो तो उसमें हम लोग कर देते क्या, रिसेक्शन, सीधा काट के निकाल दो ना यार, क्यों इतना झंझट। डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलन, कोलन में जो डाइवर्टिकुलर होता है ना, जो कि हम लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में सॉ टूथ अपीयरेंस दिखता है, हाँ, फटाक से देखते बोल देते सॉ टूथ अपीयरेंस। तो इसमें होता क्या है, डाइवर्टिकुलोसिस में, डाइवर्टिकुलोसिस डेवलप कैसे होता है, सो डाइवर्टिकुलम इज प्रेजेंट ऑन मेसेंट्रिक साइड। मैकस डाइवर्टिकुलम क्या होता है, अपोजिट टू मेसेंट्रिक होता है, लेकिन डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलन कहाँ पे होता है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ मेसेंट्रिक साइड, मेसेंट्रिक साइड में होता है। एंड व्हेन आर्टरीज अटैचेड टू, देखो वहाँ से मेसेंट्रिक आर्टरीज आती है और वो अटैच किससे होती है, सिग्मोइड कोलन से। तो जैसे ही इससे अटैच होती है तो वहाँ पे सिग्मोइड कोलन के जो मस्कुलर लेयर होता है वो कैसा होता है, द स्मूथ मसल ऑफ इज सॉफ्ट। एंड यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आर्टरीज आके अटैच होती है सिग्मोइड कोलन से, वहाँ पे स्मूथ मसल बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो स्मूथ मसल सॉफ्ट होने की वजह से जैसे ही कोलन में, सिग्मोइड कोलन में प्रेशर बढ़ता है तो वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे कुछ दिन में क्या हो जाता है, डाइवर्टिकुलोसिस डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे वहाँ पे, है ना। ट्रीटमेंट क्या है, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, जितना में हुआ है काटो और जोड़ दो। फिर देखो ये एक अपना है हर्निया के कुछ नेम्ड हर्निया है, रीटर्स हर्निया। इसमें इसका कंटेंट क्या है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब यदि ये इंटेस्टाइन है तो इसका सिर्फ इतना सा पार्ट, मतलब कि यदि ये हर्निया की ओपनिंग है, डिफेक्ट है, और ये अपना इंटेस्टाइन है, ये अपना इंटेस्टाइन है, तो देखो सिर्फ इतना ऊपर का ही पार्ट जाता है हर्नियल सैक में, तो इसको बोलते हैं रीटर्स। इसमें क्या होता है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ इंटेस्टाइन। लीटर्स में क्या होता है, लीटर्स हर्निया में जो हर्निया होता है उसके अंदर मैकस डाइवर्टिकुलम आ जाता है। मेडल्स में क्या होता है, 2 लूप ऑफ बाउल, देखो एम से मेडल, देखो डबल लूप ऑफ बाउल है, एम दिख रहा है। फिर एमिएंड में क्या होता है, अपेंडिक्स इन इंगोनल हर्निया, इंगोनल हर्निया के अंदर अपेंडिक्स आ जाए तो उसको कौन सा हर्निया बोलेंगे, एमिएंड हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है एक्चुअल में, स्लाइडिंग हर्निया में जितने भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, जैसे सिग्मोइड कोलन, ब्लैडर, ये सारे यदि इंटेस्टाइन के साथ में ये सारे भी यदि हर्निया से के बाहर आ जाए, हर्निएट हो जाए बाहर की तरफ,
तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्लाइडिंग हर्निया। फिर कुछ स्कोर से इंपॉर्टेंट, चाइल्ड पुक स्कोर है ना, इसका काम क्या है, यूज टू असेस द सीवेरिटी ऑफ सिरोसिस, मतलब क्रोनिक लीवर डिजीज की सीवेरिटी के लिए असेस करने के लिए हम कौन सा स्कोर करते हैं, चाइल्ड पक स्कोर। इसमें होता क्या है, ई बा पा, ई से एंसीफेलोपैथी, बी से बिलिरुबिन, ए से अल्बुमिन, पी से प्रोथोमिड, नहीं तो आईएनआर बोल दो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजिंग रेशियो, ए से हसाइटिस। ये हमारे डॉक्टर श्रवण पटेल का निमोनिक है, हमारे सीनियर। फिर मेल्ड स्कोर, चाइल्ड पुक हो गया, चाइल्ड पुक में क्या होता है, सिरोसिस के लिए होता है। मेल्ड स्कोर क्या होता है, मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज। मेल्ड बोले तो मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज स्कोर है ये, और क्या करता है, यूज टू चेक फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, कि पेशेंट का जो कंडीशन है उस कंडीशन पे उसको लीवर ट्रांसप्लांट, मतलब लीवर डोनर का लीवर मिल सकता है कि नहीं। हाँ, तो इसमें क्या क्या आते हैं, सीबीआई बोले तो क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड आईएनआर। स्कोर यदि 15 से ऊपर आ गया तो इट क्वालिफाइज फॉर द लीवर ट्रांसप्लांट। फिर मिलन्स क्राइटेरिया क्या होता है, यूज टू आइडेंटिफाई हु इज सुटेबल फॉर द लीवर ट्रांसप्लांट हैविंग सिरोसिस प्लस लीवर कैंसर। यदि किसी को सिरोसिस प्लस लीवर कैंसर है और उसको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसके लिए मिलन्स क्राइटेरिया। यदि किसी को क्रोनिक लीवर डिजीज है तो उसके लिए चाइल्ड पुक स्कोर। किसी को यदि एंड स्टेज लीवर डिजीज है तो उसके लिए मेल्ड स्कोर, है ना। हु इज सुटेबल, यदि किसी को लीवर में सिंगल लीवर ट्यूमर है लेस देन 5 सेंटीमीटर और 3 ट्यूमर है लेकिन ईच साइज इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे यदि कोई पेशेंट है जिसके लीवर में एक ही ट्यूमर है 5 सेंटीमीटर से छोटा, या 3 ट्यूमर है लेकिन 3 सेंटीमीटर से छोटे, तो उनको हम लोग मिलन क्राइटेरिया के थ्रू लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो पेशेंट मर जाएगा, तो इसके लिए लीवर हम वेस्ट नहीं करते, उसमें पैलिएटिव थेरेपी देके उसको मतलब चला देते कुछ दिन तक। फिर टोडानी क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर कोलेडोकल सिस्ट, मतलब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर सिस्ट बन जाता है, तो उसके 5 टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 4 का 4A 4B 2 होते, तो टोटल कितने हो गए 6। 1 में देखो क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन हो जाता है इसका, CBD का। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में डाइवर्टिकुलर फॉर्म हो जाता है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ये जो बाइल है कोलेडोको सील हो जाता है, मतलब जहाँ पे ये इंटेस्टाइन से मिलने आता है वहाँ पे देखो ऐसा फूल जाता है, तो कोलेडोकल सील बन गया। 4th A जो है और 5th जो है ये थोड़े से मिलते जुलते। 4A में क्या होता है, जो इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट होती है ना उसके अंदर भी ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं और बाहर भी डिफेक्ट रहता है, तो अंदर भी डिफेक्ट है बाहर भी डिफेक्ट है, दोनों तरह डिफेक्ट है, तो बाइल अच्छे से आ ही नहीं पाता है। तो 4A में हमें क्या करता है, ट्रीटमेंट क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट। 4A टोडानी क्लासिफिकेशन से जो डिफेक्ट होता है CBD में या बाइल डक्ट में, तो उसमें हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना है। लेकिन वही 4B में इंट्राहिपेटिक नॉर्मल है, एक्स्ट्रा हिपेटिक वाले उसमें डाइवर्टिकुलोसिस है, तो उतना काट दो, ये पूरा काट दो, है ना, ये पूरा काट दो, जिजोनम को लाके ऊपर लीवर से जोड़ दो, इसको क्या बोलते हैं, कसाई प्रोसीजर। फिफ्थ में क्या करते हैं, फिफ्थ में जो एक्स्ट्रा हिपेटिक है नॉर्मल है लेकिन इंट्रा हिपेटिक ही है, इंट्रा हिपेटिक ही चला गया तो एक्स्ट्रा हिपेटिक में बाइल तो आ ही नहीं पाएगा, तो क्या फ़ायदा है उसका, कुछ फ़ायदा नहीं है। सेम इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट लगेगा, क्योंकि अंदर लीवर के अंदर ही खराबी यार, तो इसमें तो कसाई प्रोसीजर भी नहीं कर सकते। इसका देखो लीवर के अंदर ठीक था तो कसाई कर दिया, इसमें लीवर के अंदर डिफेक्ट है तो कसाई नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट। और टाइप 5 कोलेडोकल सिस्ट का ही दूसरा नाम है कैरोलीज डिजीज,